कोई बताए, कोई एक जन खड़ा होकर बताइए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे गणराज्यों में मतदान व्यवस्था, यानी कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्य आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, उन गणराज्यों में किस तरह से निर्णय लिए जाते थे। यदि संस्थागार के सदस्य किसी एक मत पर सहमत नहीं होते थे तो मतदान की भी व्यवस्था होती थी। हमने आपको बताया था कि मतदान गणराज्यों में 3 प्रकार का होता था। एक होता था गूढ़क मतदान, एक होता था सकर्ण जनपद मतदान और एक होता था विवृतक मतदान। ये 3 तरह की मतदान प्रक्रियाएं थी। ठीक है, हम इसको उलट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहली मतदान प्रक्रिया मान लीजिए है विवृतक। ठीक है, ये मतदान प्रक्रिया इसको कहते थे ओपन बैलेट सिस्टम, खुली मतदान प्रक्रिया होती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए संस्थागार में, हम गणराज्यों के रेफरेंस में बात करें, संस्थागार में कोई एक प्रस्ताव आया, मान लीजिए एक प्रस्ताव आया संस्थागार में गण प्रमुख के द्वारा, एक व्यक्ति आई गण प्रमुख के द्वारा कि क्या हमें अपने गणराज्य में कृषि कर माफ कर देना चाहिए। मान लीजिए एक प्रस्ताव आया, अब कुछ सदस्य संस्थागार के पक्ष में होंगे कि हाँ भाई माफ कर देना चाहिए, और कुछ सदस्य विरोध में होंगे कि भाई नहीं माफ करना चाहिए। माफ कर देंगे तो हमारे गणराज्य का राजस्व घट जाएगा। भाई टैक्स से ही तो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसी से तो राज कर्मचारियों को वेतन मिलता है। तो कुछ सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में होंगे, कुछ सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में होंगे। तो जब यह असमंजस की स्थिति देखी जाएगी तो क्या कहा जाएगा कि भाई मतदान हो जाए। ठीक है, किस तरह का मतदान हो जाए? विवृतक प्रकार का मतदान हो जाए। इस प्रकार की मतदान व्यवस्था में होता क्या था कि प्रस्ताव पर सहमति अथवा असहमति सदस्यों का हाथ उठवा कर ले लिया जाता है। जैसे मैं एक प्रस्ताव इस सदन में रखता हूं कि कल महाविद्यालय की छुट्टी कर दी जाए। कितने लोग इसके समर्थन में हैं और कितने लोग इसके समर्थन में नहीं हैं? ठीक है, 2 लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, बाकी सब समर्थन कर रहे हैं, तो निर्णय तो ये हो जाएगा कि हाँ भाई छुट्टी होगी। लेकिन इस प्रकार की मतदान व्यवस्था के कुछ दोष होते थे। जैसे हम किस पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं ये हमारे अलावा बाकी सब लोग भी जान जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी सदन में कुछ मान लीजिए बाहुबली टाइप के सदस्य हो, ठीक है, जो अपनी हुकूमत पैरेलल चलाना चाह रहे हैं, या जो अन्य सदस्यों को कन्विंस किए हो कि यह प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन लोगों के सामने आपने समर्थन में अपना वोट दे दिया तो उनसे आपको खतरा भी होगा, क्योंकि वो तो जान गए कि आपने समर्थन में मत अपना दिया है, जबकि वो चाह क्या रहे थे, विरोध में आप अपना मत दें। ठीक है, इस प्रकार की मतदान व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही था कि इस प्रकार की मतदान व्यवस्था में सदस्य का मत गुप्त नहीं रह पाता था। सदस्य पक्ष में अपना वोट दे रहा है कि विपक्ष में अपना वोट दे रहा है, ये गुप्त नहीं रह जाता था और इससे तमाम प्रकार की प्रशासनिक गड़बड़ियां होने की आशंका थी। ठीक है, तो जब कोई प्रस्ताव ऐसा आता था जो काफी संवेदनशील होता था, उस संवेदनशील प्रकार के मुद्दे पर जब मतदान की व्यवस्था होती थी तो विवृतक प्रकार का मतदान नहीं कराया जाता। जो प्रस्ताव हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित होता था, हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित होता था, इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अगर मतदान कराना पड़ता था तो वो विवृतक प्रकार का नहीं होता था। ठीक है, दूसरी मतदान व्यवस्था थी गूढ़क। ठीक है, गूढ़क प्रकार की मतदान व्यवस्था में क्या होता था? हमने कल आपको बताया था
मतदान अधिकारी को क्या कहा जाता था? शलाका ग्राहक। शलाका ग्राहक के ही देखरेख में मतदान होता था। तो शलाका ग्राहक अपने पास कई अलग अलग रंगों की शलाकाएं या लकड़ी का टुकड़ा रखा होता था। मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव आया कि हमारे देश पर या हमारे गणराज्य पर किसी दूसरे गणराज्य ने आक्रमण कर दिया है, इसके उत्तर में हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, हमें संधि कर लेनी चाहिए, हमें अपनी जान बचाकर अपना घर बार छोड़ के भाग जाना चाहिए। ये सारे सदस्य अलग अलग सोच सकते हैं ना। संस्थागार में बैठे हुए जो सदस्य होते थे उनकी अपनी अलग अलग राय होती थी। तो गूढ़ प्रकार की मतदान व्यवस्था में शलाका ग्राहक अपने आसन पर बैठता था, उसके पास अलग अलग रंग की शलाकाएं होती थी। जब किसी प्रस्ताव पर निर्णय की स्थिति नहीं हो पाती थी, मतदान की व्यवस्था आ पड़ती थी, मतदान की स्थिति आ पड़ती थी, उस समय सभी सदस्य एक एक करके उठते थे, शलाका ग्राहक के पास जाते थे। शलाका ग्राहक उन्हें समझाता था कि ये हरे रंग वाली शलाका अगर आप उठाते हैं तो इसका मतलब आप युद्ध लड़ना चाहते हैं। ये लाल रंग वाली शलाका अगर आप उठाते हैं तो आप संधि करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम संधि के पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं। ये पीले रंग की शलाका अगर आप उठाते हैं तो इसका मतलब हम आत्मसमर्पण के पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं। और ये काले रंग की शलाका अगर आप उठाते हैं तो इसका मतलब हमें भाग जाना चाहिए, आप इस पक्ष में अपना वोट दे रहे हैं। यानी कि अलग अलग रंग की शलाकाएं शलाका ग्राहक के पास होती थी। एक एक सदस्य अपने स्थान से उठ के जाता था शलाका ग्राहक के पास अपना वोट देने के लिए। शलाका ग्राहक उसे अलग अलग रंग की शलाकाएं दिखाकर बताता था कि अगर ये चुन रहे हैं तो इसका मतलब आप इस पक्ष में अपना वोट डालना चाह रहे हैं, इस रंग की शलाका ले रहे हैं तो इस पक्ष में अपना वोट डालना चाह रहे हैं, इस रंग की शलाका ले रहे हैं तो आप आत्मसमर्पण के पक्ष में अपना वोट डालना चाह रहे हैं, इस रंग की शलाका ले रहे हैं तो आप इस पक्ष में अपना वोट डालना चाह रहे हैं कि हमें भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो सदस्य को जिस पक्ष में वोट देना होता था उस रंग से संबंधित शलाका उठाता था, लकड़ी का टुकड़ा उठाता था, जाकर चुपचाप अपने आसन पे बैठ जाता था। और एक एक करके सभी सदस्य जब इस प्रकार की शलाका उठा करके अपने अपने जगह पर बैठ जाते थे तो सभी शलाकाएं कलेक्ट कर ली जाती थी, इकट्ठी कर ली जाती थी, अलग अलग रंगों वाली अलग अलग कलेक्ट कर ली जाती थी। ठीक है, उसके बाद उन शलाकाओं को गिना जाता था। मान लीजिए रेड, ब्लैक, येलो, व्हाइट। रेड का मतलब आक्रमण, ब्लू का मतलब आत्मसमर्पण, वाई का मतलब संघ और डब्लू का मतलब भाग। ठीक है, सभी रंग की शलाकाएं इकट्ठा कर ली जाती थी, उसके बाद सदस्यों से वापस लेकर के और सबकी काउंटिंग की जाती थी। अगर ब्लू कलर की संख्या सबसे ज्यादा मिली तो इसका मतलब क्या है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यानी कि तब सदन का निर्णय क्या हो जाता था कि भाई हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अगर रेड कलर की शलाका की संख्या सबसे ज्यादा हुई तो हमारे ऊपर जो आक्रमण हुआ है उसके विरोध में हम लड़ेंगे। ठीक है, ये मत पारित मान लिया जाता। आप समझ रहे हैं अपनी बात? समझ रहे हैं ना? ये बिल्कुल वैसी ही मतदान प्रक्रिया है जैसी मतदान प्रक्रिया वर्तमान समय में भारत में है। आप लोगों में से किसी ने वोट नहीं डाला है अभी तक? ठीक है, आप डालें किस चुनाव में? ईवीएम वाला मशीन में दबाए होंगे, है ना? ईवीएम मशीन आप देखते हैं, एक तरफ जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं उनका नाम लिखा होता है और दूसरी तरफ उनका चुनाव चिन्ह होता है। तो आपको जिसे वोट देना रहता है आप उसके नाम वाला बटन दबा देते हैं, आपका मत उसको चला जाता है। उसके बाद किसी ईवीएम मशीन को खोल के इसकी मेमोरी को ट्रैक किया जाता है कि किसके नाम को सबसे ज्यादा बार दबाया गया है। तो जिसके नाम को सबसे ज्यादा बार दबाया गया है वो आपका प्रधान बन जाता है। यानी कि आज की जो मतदान व्यवस्था भारत में लागू है, लगभग यही मतदान व्यवस्था ये गूढ़ प्रकार की मतदान व्यवस्था थी। समझ में आया? ये गूढ़ मतदान व्यवस्था क्या है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक।
तीसरी मतदान व्यवस्था क्या थी? सकर्ण जलपक। ठीक है, देखिए ये मतदान व्यवस्था या इस प्रकार का मतदान तब कराया जाता था जब अपरिहार्य स्थिति होती। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति आती थी कि हम विपरीतक प्रकार का खुला मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी कि मुद्दा संवेदनशील है, संवेदनशील मुद्दों पे हम नहीं करा सकते हैं, या हमारे पास शलाकाएं खत्म हो गई हैं या घट गई हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रकार की मतदान व्यवस्था होती थी सकर्ण जलपक। कोई भी मान लीजिए प्रस्ताव आया है कि हमारा गण प्रमुख भ्रष्ट हो गया है, यानी कि जिसके द्वारा हमारे गणराज्य की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है ये भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। ठीक है, इसे हटाया जाना चाहिए, ये प्रस्ताव आया। अब कुछ लोग समर्थन में होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। भाई जो गण प्रमुख के चमचे टाइप के लोग होंगे, सदस्य होता है ना, राजा के चमचे भी बहुत होते हैं, तो जो चमचे टाइप के होंगे वो तो राजा अच्छा रहे चाहे बुरा रहे हमेशा उसके साथ लगे रहेंगे। लेकिन जो नेशनलिस्ट टाइप के लोग होंगे, राष्ट्रवादी टाइप के लोग होंगे, जिसकी नजर में राजा सर्वोच्च नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोच्च होता है, ऐसे लोग तो राजा की मुखालफत करेंगे, राजा का विरोध करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का प्रस्ताव आया कि हमारा गण प्रमुख भ्रष्ट हो चुका है, इसे गण प्रमुख के स्थान से हटाया जाना चाहिए। सकर्ण जलपक प्रकार की मतदान व्यवस्था में क्या होता था कि सभी सदस्य जो सदन में उपस्थित होते थे वो सदस्य एक एक उठ कर आते थे शलाकाग्राहक के पास और शलाकाग्राहक के कान में अपना मत बोल के चले जाते थे, हाँ हटाया जाना चाहिए। शलाकाग्राहक उसको नोट कर लेता था। दूसरा आता था, हाँ हटाया जाना चाहिए, हम ये नहीं मत देते, उसका नोट कर लेता था। तीसरा, नहीं राजा अच्छा है, नहीं हटाया जाना चाहिए, उसका अलग नोट कर लेता था। बात समझ रहे हैं ना? हर सदस्य शलाकाग्राहक के कान में आकर अपना मत कह के चला जाता था, शलाकाग्राहक उसको नोट करते चलता था और अंत में जब सभी सदस्य अपना मत कह चुके होते थे शलाकाग्राहक के कान में, तो शलाकाग्राहक गिन लेता था कि पक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष में कितने वोट पड़े, और जो अधिक होता था उसी निर्णय को मान लिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की मतदान व्यवस्था को कहा जाता था सकर्ण जलपक प्रकार की मतदान व्यवस्था। इस प्रकार की मतदान व्यवस्था और बूढ़त प्रकार की मतदान व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था अच्छी, दोनों हमने बताया। बूढ़त के बारे में हमने बताया, उसकी क्रियाविधि बताई, और सकर्ण जलपक प्रकार की व्यवस्था भी हमने आपको बताई। जरा आप में से कोई ये बताए कि इन दोनों प्रकार की मतदान व्यवस्था में ज्यादा अच्छा कौन है और ज्यादा ऑथेंटिक कौन है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कितने लोग बूढ़त के पक्ष में हैं? भाई आप मिले सकर्ण जलपक के पक्ष में भी हो जाओ यार। ठीक है, सकर्ण जलपक क्यों ठीक है जरा बताइए। हाँ, सकर्ण जलपक प्रकार की मतदान व्यवस्था बूढ़त प्रकार की मतदान व्यवस्था से ज्यादा ऑथेंटिक क्यों नहीं? नहीं, तो छुटके से नहीं करना। बूढ़त प्रकार की मतदान व्यवस्था में भी तो हम छुटके से कर रहे हैं, अपना छुटके से मत उठा जाके रख दे रहे हैं। हाँ, तो वहां भी तो हम अपने आप से शलाकाग्राहक के कान में बोल रहे हैं, कोई दूसरे से थोड़ा बोल रहा है। तुम बताओ। हाँ तुम ही से सर, बूढ़त में ये होगा कि मतलब जो लकड़ी का हम खुद रखेंगे और जो ये सलाद वो है उसमें कान में उसको बोलेंगे कहीं से कुछ और सुनाई दिया होता है। हाँ बहुत सही बात समझ में आ रही है। मान लीजिए शलाकाग्राहक ही राजा का चमचा निकल गया तो
यानी कि इस प्रकार की मतदान व्यवस्था में शलाका ग्राहक द्वारा छल किए जाने की संभावना है, शलाका ग्राहक द्वारा हेर फेर किए जाने की संभावना है, क्योंकि सुन तो वही रहा है, जो मत दे रहा है या तो वो जानता है या जो मत सुन रहा है वो जानता है, इसके अलावा कोई जान नहीं रहा है। तो सुनने वाला अगर बायस हो जाए, पक्षपाती हो जाए, तो निर्णय तो प्रभावित हो जाएगा। 4 लोगों ने जाके कहा हम पक्ष में मतदान कर रहे हैं, हम पक्ष में मतदान कर रहे हैं, अब पता चला वो 1 जनी का लिखा है, 3 जनी का विरोध में लिख दिया, तब आप क्या करेंगे? यानी कि इस प्रकार की मतदान व्यवस्था की ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता कम है। ये प्रकार की मतदान व्यवस्था पूरे तरीके से शलाका ग्राहक के चरित्र पर निर्भर करती है, उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है कि वो कितना अच्छा आदमी है। अगर शलाका ग्राहक दृढ़ निश्चयी है, अगर शलाका ग्राहक अपने चरित्र से अच्छा है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार है, तब तो इस प्रकार की मतदान व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर शलाका ग्राहक ही भ्रष्ट हो जाए, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, वो स्वयं से इंटरेस्टेड हो जाए किसी भी प्रस्ताव के निर्णय में, तो ऐसी स्थिति में निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकता है। बैठिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं था। शलाका ग्राहक पद पर जिस व्यक्ति को बैठाया जाता था, शलाका ग्राहक एक पद होता था ना, एक पोस्ट होती थी, इस पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे आगे चलकर, आईएएस पीसीएस बनेंगे आप लोग, तो क्या आईएएस इतने आसानी से आप बन जाएंगे? प्रीलिम्स देंगे, बड़ा कठिन परीक्षा होता है। अगर संयोग से पास हो गए तो उससे भी कठिन परीक्षा मेंस देंगे, उसमें अगर पास हो गए तो उससे भी कठिन चरण साक्षात्कार आपको देना पड़ेगा, और उसमें अगर सफल हुए तब जाकर के आप आईएएस बनेंगे। यानी कि आईएएस बनने के लिए बड़ी कठोर परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, तब आप आईएएस जैसे पद पर बैठ पाते हैं। इसी तरह से शलाका ग्राहक पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, उस व्यक्ति की कई चरणों में परीक्षा ली जाती थी। अभी नहीं कि गणित का सवाल दे दिया गया है, बैठ के सॉल्व करो, या कोई भौतिक विज्ञान के थ्योरम्स दे दिए गए हैं कि इसको बैठ के प्रूव करो, ऐसा नहीं। उस समय जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित परीक्षाएं होती थी, जैसे भाइयोपथा, उपधा मतलब होता है, उपधा मतलब होता है परीक्षा, और यहाँ क्या है? भाइयोपथा, भय की परीक्षा, यानी कि डराया जाता था, धमकाया जाता था, निर्णय बदलने का दबाव दिया जाता था। जो व्यक्ति भय से विचलित हुए बिना अपने निर्णय पर अडिग रहता था, उसे योग्य समझा जाता था शलाका ग्राहक पद के लिए। अब ये नहीं कि शलाका ग्राहक की वैकेंसी खुली हुई है और बुला के सबको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा नहीं। किसी को पता नहीं रहता था कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। जो समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग होते थे, गुप्त रूप से उनकी परीक्षाएं समय समय पर ली जाती थी शासन के द्वारा। उनको पता नहीं चलता था कि हमारी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन उनकी परीक्षा ली जाती थी, और जब वो भयोपथा में उत्तम प्रदर्शन करते थे, पास हो जाते थे, तो लोभोपथा, लोभ की परीक्षा ली जाती थी। उन्हें प्रलोभन दिए जाते थे, उत्कोच दिए जाते थे, रिश्वत दिए जाते थे कि आप ये काम कर रहे हैं, इस काम को छोड़ के ये काम करिए। अगर आप प्रलोभन लेकर के वो काम अपना छोड़ दिए, उनके बताए गए काम को करने लगे, तो आप शलाका ग्राहक पद के लिए योग्य नहीं है। मोहोपथा, मोह की परीक्षा ली जाती थी। आपके बेटे को किडनैप कर लिया, आपकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया, आपके घर वालों को बंधक बना लिया गया, और आपसे जबरदस्ती दूसरे प्रकार का काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपने पारिवारिक मोह के कारण अपने दायित्व से विचलित हो गए, तो शलाका ग्राहक नहीं बन सकते। ठीक है, इस तरह की तमाम उपधाएं आयोजित की जाती थी
और जो व्यक्ति सर्वोपधा शुद्ध होता था, यानी कि सभी उपधाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करता था, सभी उपधाओं का विजेता होता था, उस व्यक्ति को ही शलाका ग्राहक बनाया जाता था। इसलिए शलाका ग्राहक से इस प्रकार की मतदान व्यवस्था में भी गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती। ये माना जाता था कि शलाका ग्राहक कभी भी अपने पद से गद्दारी नहीं कर सकता है, लेकिन 1% चांसेस तो रहते ही थे। वो आदमी ही है, वो मशीन नहीं है, वो आदमी ही है, और कभी कभी मानवीय संवेदनाएं व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं और उससे अनैतिक कार्य करवा देती हैं। तो शलाका ग्राहक भी बेचारा एक मनुष्य ही है, उससे भी गलती हो सकती है कभी कभी। इसलिए सर्वोत्तम मतदान व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो बोधन प्रकार की मतदान व्यवस्था है। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि गणराज्यों की शासन व्यवस्था कितने संवैधानिक तरीके से संचालित होती थी। कोई भी निर्णय जो गणराज्य के संदर्भ में लेना है, कोई भी नियम कानून अथवा संविधान जो गणराज्य के संदर्भ में बनाना है, वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता था। बाकायदा उस नियम कानून संविधान या निर्णय को सभा के समक्ष लाया जाता था, संस्थागार में उसे लाया जाता था, संस्थागार में समस्त सदस्यों की उपस्थिति में उस पर वाद विवाद होता था, विचार विमर्श होता था। आपसी सहमति से अगर निर्णय हो गए तो हो गए, अन्यथा मतदान के द्वारा निर्णय कराया जाता था, और मतदान से जो निर्णय आता था उसे गणराज्य के संदर्भ में लागू कर दिया जाता था। तो इस तरह की परिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था गणराज्यों की थी। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था की जब आप बात करें तो गणराज्यों की न्याय व्यवस्था भी बड़ी उच्च कोटि की थी। प्रशासनिक व्यवस्था का ही एक अंग है न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। वर्तमान समय में आप देखते होंगे भारत में 3 तरह के न्यायालय होते हैं। जो भारत की संवैधानिक न्याय व्यवस्था है वो 3 चरणों की है। सेशन कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से बड़ा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से बड़ा उच्चतम न्यायालय होता है ना। यानी कि आप 3 चरणों में या 3 चरणों में न्याय व्यवस्था आज भारत सरकार या भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित है। हमारे आप में कोई विवाद हुआ, आपने मुकदमा जाकर के लिखवा दिया, ठीक है। आप मुकदमा कहाँ लिखवाएंगे? जिला न्यायालय, जो जिला कोर्ट है, ठीक है। वहां पर हमारा और आपका मुकदमा चलेगा। अब उस मुकदमे का निर्णय मान लीजिए कि आपके पक्ष में नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं? आप हाईकोर्ट जा सकती हैं, वहां पर अपील कर सकती हैं, वहां पर भी मुकदमा चलेगा, वहां भी निर्णय आएगा। वो निर्णय भी अगर मान लीजिए आपके पक्ष में ना आए, तब आप क्या कर सकती हैं? और ऊपर जा सकती हैं। आप कहां जा सकती हैं? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। और वहां भी निर्णय अगर आपके फेवर में नहीं आया, तब आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि न्याय पाने के 3 अवसर वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था, वर्तमान भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंतर्गत है। आज जब बात करेंगे गणराज्यों की न्याय व्यवस्था की, तो गणराज्यों की न्याय व्यवस्था आज की न्याय व्यवस्था से कहीं ज्यादा उन्नत और परिष्कृत थी। 8 चरणों में न्यायालय होते थे, 8 चरण। यानी कि आपका केस 8 जगह चलेगा। अगर आपको एक जगह न्याय नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह मिलने की संभावना है, वहां नहीं मिल रहा तो तीसरे जगह नहीं मिला तो चौथे जगह, चौथे नहीं मिला तो 5वां 6वां 7वां 8वां, कहीं तो न्याय मिलेगा। लेकिन फर्जी मुकदमा अगर आपने दायर किया है तो आपको 8वें चरण में न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो तो बेस ही उसका फर्जी है। आप देखेंगे कि गणराज्यों के अंतर्गत जो गणराज्यों की शासन न्याय व्यवस्था है, 8 चरण के न्यायालय होते थे, ठीक है। वो 8 चरण के न्यायालय क्या क्या है?
ध्यान दीजिए, ये 8 चरणों के न्यायालय हैं। सबसे प्राथमिक न्यायालय जो होता था गणराज्यों में, उसे कहा जाता था विनिश्चय महामात्य का न्यायालय। यानी कि इस न्यायालय का जो न्यायाधीश था, निर्णय करने वाला व्यक्ति था, उसे विनिश्चय महामात्य कहा जाता था। ये एक पद है, जैसे जिला न्यायालय, जहां पर आज आप प्राथमिक स्तर पर अपना वाद दाखिल कर सकते हैं, वो जिला न्यायालय है। ठीक है, उसी तरह से ये प्राथमिक न्यायालय होता था विनिश्चय महामात्य का। अब मान लीजिए राज्य में एक घटना घटी, ठीक है, आपका क्या नाम है? बबलू। एक मामला हुआ कि बबलू उठे और विनिश्चय महामात्य के न्यायालय, मान लीजिए कि हम लोग गणतंत्र में रहते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हम लोग हैं, ठीक है, और एक दिन सुबह उठे बबलू जी और विनिश्चय महामात्य के वहां जाकर के एक वाद दाखिल कर दिए कि हमने उनकी बकरी चुरा ली। एक दिन सवेरे उठे तो देखे कि इनकी बकरी गायब है। इनसे हमारा पहले से टेंशन चल रहा था, तो इनको लगा कि शायद हमने ही इनकी बकरी चुरा ली है। तो ये गए न्यायालय में और वाद दाखिल कर दिया कि हमने इनकी बकरी चुरा ली है। बैठी, अब क्या होगा भाई? ये विनिश्चय महामात्य जो व्यक्ति होगा, ये अधिकारी जो है, ये इस मामले की छानबीन कराएगा। जैसे कोर्ट में कोई मुकदमा आप दाखिल करते हैं तो छानबीन होती है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो ये विनिश्चय महामात्य अपने स्तर पर इनके द्वारा दाखिल किए गए वाद की छानबीन कराएगा। और उस छानबीन में पता चला, मान लीजिए उसने सतही तौर पर छानबीन कराई और प्राथमिक आंकड़े जो उसको मिले, उस आंकड़े के आधार पर उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, इसने जो कहा है कि हमने इसकी बकरी चुराई है, आपको बकरी चुराए जाने का दोषी पाया जाता है, और निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, हमको अपराधी ठहरा दिया गया इस अदालत में। ठीक है, लेकिन दंड देने का अधिकार इनको नहीं है। इन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि हाँ आपने उनकी बकरी चुराई है, ये हमें दंड नहीं दे सकते। फिर ये मामला कहां जाएगा? अगली अदालत। यानी कि हम कहां जाएंगे? न्याय पाने की उम्मीद में। हम कह रहे हैं कि अरे साहब हम नहीं चुराए हैं, वो कह रहा है चुराए हैं, जांच करने वाला कह रहा है कि हाँ हमने अपनी जांच कर ली, हमारी जांच से पता चला क्यों नहीं चुराए। ठीक है, तो भाई हम नहीं चुराए हैं तो हम अपनी फरियाद लेके कहां जाएंगे? अगली अदालत। जिला न्यायालय से हमको न्याय नहीं मिलता है, इनको न्याय नहीं मिला, तो ये कहां गए? उच्च न्यायालय। हम कहां जाएंगे? वो हारिक के पास, वो हारिक की अदालत में गए। ठीक है, वो हारिक ने अपने स्तर पर फिर जांच कराई, छानबीन कराई, पहले के निर्णय को उसने पढ़ा, यानी विनिश्चय महामात्य ने क्या निर्णय किया है, क्या छानबीन कराई है, पहले इनका इन्वेस्टिगेशन देखा और उसके बाद अपने स्तर पे इन्वेस्टिगेशन कराई, और इसने भी पाया कि हाँ भाई हम गिल्टी हैं, हम दोषी हैं, हमें इसने भी दोषी ठहरा दिया, जबकि हम कह रहे हैं साहब हम नहीं छुड़ाए। ठीक है, ये भी दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मामला आगे बढ़ेगा। अब हम कहां जाएंगे? सूत्रधार के पास। सूत्रधार भी दोनों के निर्णयों को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा और अपने आधार पर, अपने स्तर पर छानबीन कराएगा। ये भी पाएगा कि हम दोषी हैं, तो फिर अब हम कहां जाएंगे? अशुक्लक के पास। अशुक्लक के पास गए तो इसने अपनी छानबीन कराई और इसको पता चला कि अरे उस दिन तो हम नगर में थे ही नहीं, हम कहीं बाहर गए थे। तो चौथे चरण पे जाकर के क्या पता चला कि हम निर्दोष हैं। ये अपने अदालत से हमें बाइज्जत बरी कर देगा। अगर यही चीज पहले स्तर पर ही पता चल गई होती तो ये भी हमें अपने स्तर पर बरी कर सकते थे। यानी कि सजा से मुक्त करने का अधिकार सभी अदालतों के पास था, लेकिन दंड देने का अधिकार किसी अदालत के पास नहीं था। दंड देने का अधिकार सिर्फ राजा के पास था। यानी कि अगर हम दोषी पाए गए, हर अदालत में, राजा की अदालत में हम अगर दोषी हैं तभी हम दंड पाएंगे, लेकिन इन चरणों में जहां कहीं हम निर्दोष साबित होंगे वहां से हम छूट जाएंगे। तो इस प्रकार की परिष्कृत न्याय व्यवस्था आप देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों में विद्यमान थी। इसे बंद कर